अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स ऑफ थॉरेक्स। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के हमने कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो यू कैन गो इनटू प्लेलिस्ट ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी क्लिनिकल्स इन माय यूट्यूब चैनल टू वॉच दोस वीडियोस एंड एस योर एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है थोरेसिक वॉल के क्लिनिकल्स। थोरेसिक वॉल के क्लिनिकल्स में वी हैव थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। वी नो वी हैव अ थोरेसिक इनलेट एंड थोरेसिक आउटलेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोरेसिक इनलेट है और ये थोरेसिक आउटलेट है जिसके अंदर रिब्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और आउटलेट कोस्टल मार्जिन से बन रहा होता है, जो लास्ट रिब्स के मार्जिन होते हैं उनसे बन रहा होता है, और इनलेट हमारे पास क्लाविकल्स और फर्स्ट रिब से बन रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है इसके अंदर इनलेट को आउटलेट कहा जाता है बिकॉज इट इज़ आउटलेट फॉर वेसल्स। जो आर्टरीज हैं और जो वीन्स हैं वो हार्ट से इस जगह से एग्जिट करके ऊपर हेड एंड नेक में जा रही होती हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज थोरेसिक आउटलेट। और इसके सिंड्रोम में क्योंकि आर्टरीज और नर्व्स को जो है वो इंजरी होती है, इस वजह से इसको हम थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कहते हैं। सो टू स्ट्रक्चर्स पास थ्रू थोरेसिक आउटलेट विच इज़ द स्पेस बिटवीन क्लाविकल एंड फर्स्ट रिब, उसको हम कह रहे हैं थोरेसिक आउटलेट। द सबक्लेवियन आर्टरी एंड द फर्स्ट थोरेसिक नर्व, जो कि लोअर ट्रंक और ब्रेकियल प्लेक्सस से बन रही है। दी स्ट्रक्चर्स में बी पुल्ड और प्रेस्ड अवे। सर्वाइकल रिब हो सकती है यहाँ पर, उसकी वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हो सकते हैं। वेरिएशंस इन द इंसर्शन ऑफ स्केलिनस इंटीरियर एंड मिडल। स्केलिनस इंटीरियर और मिडल मसल्स होते हैं जो कि आकर क्लेविकल पर इंसर्ट हो रहे होते हैं, तो अगर उनकी इंसर्शन में कोई मसला है तो भी ये नर्व्स और आर्टरीज कंप्रेस हो सकती हैं। उसके बाद है कंप्रेशन ऑफ लोअर ट्रंक कॉजेज सेंसरी लॉस अक्रॉस द मीडियल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म, बिकॉज उसको हमारे पास लोअर ट्रंक से नर्व्स जा रही होती हैं जो कि मीडियल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म को क्यूटेनियस इनोवेशन दे रही होती हैं, एंड वेस्टिंग ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, क्योंकि मोस्टली जो अल्नर नर्व है वो लोअर ट्रंक से बन रही होती है, मीडियन नर्व बन रही होती है, तो वो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को सप्लाई करती हैं और इससे उनकी वेस्टिंग हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। Whereas compression of subclavian artery causes ischemic muscle pain in the upper limb, because subclavian artery से आगे हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी बन रही हैं, तो अगर वो कंप्रेस हो जाएगी तो अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो जाएगी और इस्कीमिक मसल पेन होगा। ठीक है, देन वी हैव रिब फ्रैक्चर्स। रिब फ्रैक्चर्स में अगेन वही है कि अगर फर्स्ट रिब का फ्रैक्चर हो तो उससे ब्रेकियल प्लेक्सस और सबक्लेवियन वेसल्स को इंजरी हो सकती है। मिडल रिब्स में डैमेज हों, और वो यूजुअली डैमेज होती हैं डायरेक्ट कोई हिट कर या चीज़ आकर चेस्ट रीजन में, या क्रशिंग इंजरीज के केस में। ठीक है, और द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज जस्ट इंटीरियर टू देयर एंगल, जहाँ पर टर्न ले रही होती है रिब लैटरली, उस जगह के थोड़ा सा इंटीरियरली आए तो एंगल के इंटीरियरली हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर है। द ब्रोकन एंड्स ऑफ रिब्स में कॉज नीमोथोरेक्स, हो सकता है वो ब्रोकन जो बोन टूटी है वो आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर घुसकर उसके अंदर पंक्चर कर दे, और जिसकी वजह से नीमोथोरेक्स हो सकता है, एयर फिल हो सकती है इन द प्लूरल कैविटी। एंड लंग और स्प्लीन इंजरी, और लंग पेरेन्काइमा को भी वो इंजर कर सकती है। लोअर रिब फ्रैक्चर्स में टीयर द डायाफ्राम, क्योंकि वो डायाफ्राम से रिलेटेड होते हैं तो वो उसको इंजरी कर सकते हैं, एंड रिजल्टिंग इन डायाफ्रेगमेटिक हर्निया। जब डायाफ्राम इंजर होगा उसमें कहीं पंक्चर हो जाएगा तो एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो आपके ऊपर की तरफ, क्योंकि जब अंदर का थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम होगा तो वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा, तो जब कोई वीकनिंग पॉइंट होगा तो वहाँ से हर्निएशन हो सकती है ऑर्गन्स की, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की इनटू द थोरेक्स। उसके बाद है फ्रैक्चर ऑफ स्टर्नम इज यूजली कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। आप फ्रैक्चर्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी आपने, उसमें जो कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है ना, उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे बोन के पीसेस बन जाते हैं। तो स्टर्नम का फ्रैक्चर यूजुअली इस तरह का होता है। चेस्ट पेन क्योंकि हो सकती है, चेस्ट पेन कैन रिजल्ट फ्रॉम कार्डियक डिजीज, जो उसके अंदर ऑर्गन्स पड़े हैं उनकी वजह से हो सकती है। कार्डियक डिजीज, पल्मोनरी डिजीज, इंटेस्टिनल गॉल ब्लैडर एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। मस्कुलोस्केलेटल यानी मसल पेन हो सकती है रेस्पिरेटरी मसल्स के, डायफ्राम की। उसके अलावा इंटेस्टाइनल गॉल ब्लैडर की कुछ पेन्स हैं जो रेडिएट कर रही होती हैं चेस्ट रीजन में, उनकी वजह से हो सकता है। उसके बाद है कि विद एडवांसिंग एज आपके पास चेस्ट कैविटी में थॉरेक्स के अंदर कुछ चेंजेस आ रही होती हैं। वो क्या होते हैं कि रिब केज बिकम्स मोर रिजिड एंड लूजेस इट्स इलास्टिसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ कैल्सिफिकेशन एंड इवन ऑसिफिकेशन ऑफ कोस्टल कार्टिलेजेस। तो जो कोस्टल कार्टिलेजेस हैं वो भी इवन ऑसिफाई हो जाती हैं विद ईयर्स, और जो इसी वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें थोड़ी सी वॉक करने पर भी एक्सर्शन हो जाती है। उसके बाद है स्टूप्ड पॉस्चर, काइफोसिस, ऑफन सीन इन द ओल्ड, कि वो झुके हुए होते हैं बिकॉज ऑफ डीजनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क की डीजनरेशन हो जाती है, जो कि भी चेस्ट की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। दिस यूज एट्रोफी ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल मसल्स कैन रिजल्ट इन पुअर रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। डीजनरेशन ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन द लंग्स, आहिस्ता आहिस्ता वो जो लंग्स के अंदर एक इलास्टिक टिश्यू है, इलास्टिक नेचर ऑफ द लंग्स है, वो ख़त्म होती जाती है, और इसकी वजह से भी एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन में मुश्किल होती है, तो भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट टर्म है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, होती है कि नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं,
तो उसमें क्या होता है कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और वो फॉरवर्ड बल्ज करती है, जबकि जब हम एक्सपायर करते हैं तो वो इनवर्ड बल्ज करती है, यानी इनवर्ड को मूव करती है। लेकिन पैराडॉक्स है ना, तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। और ये दो वजूहात की वजह से होता है, वो क्या है वो हम पढ़ते हैं। फ्लाइल चेस्ट की वजह से होता है। फ्लाइल चेस्ट क्या होता है कि जब आपके मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स होते हैं ना, तो वो जहाँ जहाँ से रिब फ्रैक्चर होता है, अब वो वाला रिब आउटवर्ड मूव नहीं कर सकता विद इंस्पिरेशन। तो क्या होता है कि विद इंस्पिरेशन आउट जो उसके इर्द गिर्द वाले रिब्स हैं वो आउटवर्ड मूव करते हैं और वो इनवर्ड होता है। और एक्सपायरेशन पर इसका ऑपोजिट होता है कि जब हम एक्सपायर करते हैं तो बाकी सारे इनवर्ड होते हैं और वो थोड़ा सा आउटवर्ड होता है रिलेटिवली। सो दैट इज़ व्हाट पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इज। इट इज़ एन एक्सट्रीमली पेनफुल इंजरी एंड इम्पेयर्स वेंटिलेशन एंड देयर बाय अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि जब वो वाला पार्ट मूव ही नहीं करा तो वो वाले पार्ट के अंदर ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी उसकी वजह से, उस वाले अफेक्टेड लंग के अंदर भी, तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। इंजरी ऑफ फ्रेनिक नर्व्स दैट प्रोड्यूस कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग हाफ ऑफ द डायाफ्राम। एक साइड वाला डायाफ्राम, क्योंकि डायाफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, तो अगर उस साइड की फ्रेनिक नर्व डैमेज हो गई है या डायाफ्राम डैमेज हो गया है और वो मूव नहीं करा अलॉन्ग विद रेस्पिरेशन, तो वो भी पैराडॉक्सिकल मूवमेंट शो करेगा। यानी पैरालाइज्ड हाफ असेंड्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो सॉरी इंस्पिरेशन में क्योंकि डिसेंड होना होता है तो वो असेंड करेगा, और एक्सपायरेशन में डिसेंड होगा वो, जबकि असेंड करना होता है, तो ऑपोजिट चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये मैंने लोअर लिम्ब में भी बताया था कि दो दो साइड्स हैं बोन मैरो बायोप्सी के लिए जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, आइलियक क्रेस्ट और स्टर्नम, ठीक है। इट पोजेसेस हेमाटोपोइटिक मैरो थ्रू आउट लाइफ एंड बिकॉज इट्स ब्रेथ इन सबक्यूटेनियस पोजीशन। आइलियक क्रेस्ट भी सबक्यूटेनियस होता है, स्टर्नम भी सबक्यूटेनियस है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। नीडल पियर्स थिन कॉर्टिकल बोन एंड एंटर्स डायरेक्टली इनटू द स्पंजी बोन। उसके बाद है सर्जिकल क्रिएशन ऑफ ओपनिंग इन द थोरेसिक कैविटी टू एंटर द प्लूरल कैविटी, इसको हम कहते हैं थोरेकोटमी। और ये हम किन किन प्रोसीजर्स में करेंगे प्लूरल कैविटी में एंटर होना? नीमोथोरिक्स है, हीमोथोरिक्स है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड है कोई भी, तो उस कंडीशंस के अंदर हमने वो रिमूव करना है, तो हम थोरेकोटमी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग टिश्यूज़ हम इसमें इंसाइज करते हैं। सबसे पहले स्किन होती है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर मसल्स हैं, सेरेटस, एंटीरियर पेक्ट मेजर, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एंटीरियर इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल। फिर आप आ जाते हैं एंडोथोरेसिक फेशिया के ऊपर, फिर आपके पास पैराइटल प्लूरा है, एंड देयर यू गो इनटू द प्लूरल कैविटी। इसमें बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर हमने हार्ट की कोई बाईपास सर्जरी करनी है या लंग्स को अप्रोच करना है, तो उसमें हम जो है स्टर्नम को कट लगाते हैं, स्टर्नम को इंसिजन देते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं और मीडियन प्लेन में उसको रिट्रैक्ट करके फिर हम एक्सेस हमें मिल जाती है टुवर्ड्स द लंग्स और हार्ट। उसके बाद है इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक। इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक है कि अगर हमने कोई सर्जरी करनी है ऑफ दैट एरिया, लंग्स या हार्ट की, स्पेशली लंग्स वाले एरिया की, तो उसमें हम इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक देते हैं। और वो हम कैसे देते हैं? एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए। इट इज़ प्रोड्यूस बाय इंजेक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट अराउंड इंटरकोस्टल नर्व बिटवीन पैरावर्टिब्रल लाइन एंड एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एनेस्थीसिया, ठीक है। पैरावर्टिब्रल लाइन का मतलब क्या है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है बिल्कुल उसके लैटरल बॉर्डर के अलॉन्ग एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें, तो उस लाइन के और एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एनेस्थीसिया, इनके दरमियान में इंटरकोस्टल नर्व का जो पाथ होता है, वहाँ पर हम इसको एनेस्थीसिया देते हैं इंटरकोस्टल नर्व पर। द इंटरकोस्टल नर्व शुड बी ब्लॉक बिफोर द लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच अराइजेज एट द मिड एक्सिलरी लाइन। और इंटरकोस्टल नर्व को अगर ब्लॉक करना है तो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच जब जहाँ पर उसकी अराइज करती है मिड एक्सिलरी लाइन पर, उससे पहले देना है। मतलब अगर आपको इंटरकोस्टल नर्व का ये, अगर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है और वर्टिब्रल कॉलम है ऊपर पूरी, ठीक है, और यहाँ से नर्व निकल रही है और वो निकल कर इंटीरियरली आ रही है, तो यहाँ पर वो एक लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच देती है, उस ब्रांच से पहले पहले आपने इसको ब्लॉक देना है, ठीक है। उसके बाद है इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक इज इंडिकेटेड, यानी कब कब देते हैं? फॉर रिपेयर्स ऑफ लैसरेशंस ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल वॉल्स, फॉर रिलीफ ऑफ पेन इन रिब फ्रैक्चर्स, यानी अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है रिब फ्रैक्चर की वजह से, उसको रिलीफ करने के लिए हम एनेस्थीसिया दे देंगे। कोई लैसरेशन हो गई है एब्डोमिनल वॉल की या थोरेसिक वॉल की, उसकी रिपेयर के लिए, एंड अलाउ पेन फ्री रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। अच्छा, ये रिब फ्रैक्चर्स के केस में है। नर्व एंडिंग्स एंड इम्पल्सेस कैरी इन्फॉर्मेशन ऑफ पेन फ्रॉम रिक्वायर्ड एरिया आर ब्लॉक्ड। इन दिस वे वी हैव डन दिस प्रोसीजर कि हम नर्व एंडिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं। नीमोथोरिक्स एंड हेमरेज आर कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर दिस प्रोसीजर, यानी अगर आपकी उसकी अप्रोच सही नहीं है तो आप नीमोथोरिक्स पेशेंट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या आप हेमरेज भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन क्लिनिकल्स में से एक स्कूलियोसिस और काइफोसिस है। इसका आपको बस थ्रू पिक्चर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, फॉर जनरल नॉलेज एग्जाम में ये इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि इंटरकोस्टल नर्व की इरिटेशन हो जाए तो उसकी वजह से काफ़ी पेन होती है, और वो कहाँ रेफर्ड होती है? इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट और एब्डोमेन, दैट इज़ एट द पेरिफेरल टर्मिनेशन ऑफ द नर्व, जहाँ पर नर्व टर्मिनेट करी, क्योंकि नर्व पोस्टीरियर साइड से अराइज करती है, तो जब जहाँ पर वो एंटीरियरली आकर टर्मिनेट हो रही होती है, वहाँ पर उसकी जो पेन है वो रेफर होती है। इसको हम रूट पेन या गिर्डल पेन भी कहते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं लंग्स पर।
लंग्स के क्लिनिकल्स में प्लूरल डिफ्यूजन, पैरासिंथेसिस थोरेसिस, थोरेकोस्टमी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लूरल डिफ्यूजन है। प्लूरल डिफ्यूजन यानी जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। दो तरह की प्लूरल डिफ्यूजन होती है, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। आप पैथोलॉजी में भी ये टर्म्स पढ़ेंगे, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। ट्रांसुडेट होती है ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें कोई प्रोटीन्स या ब्लड सेल्स नहीं होते, जबकि एक्सुडेट में प्रोटीनेशियस विस्कस क्लाउडी फ्लूइड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड ब्लडी भी हो सकता है, ठीक है। ब्लडी होगा तो उसको हम हीमोथोरेक्स कहते हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं ट्रांसुडेट इज कॉज्ड बाय कंजस्टिव हार्ट फेलियर और लेस कॉमनली लिवर किडनी डिजीज। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ट्रांसुडेट क्यों होता है और एक्सुडेट क्यों होता है, बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। उसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं इसके प्लूरल डिफ्यूजन के, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट पेन है, कफ है। इट कैन बी ट्रीटेड बाय रिमूविंग फ्लूइड बाय थोरेकोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू पैथोलॉजी देन टू एनाटमी। उसके बाद है एस्पिरेशन ऑफ एनी फ्लूइड ब्लड पास फ्रॉम प्लूरल कैविटी, इसको हम पैरासिंथेसिस थोरेसिस कहते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी कैविटी में से फ्लूइड निकालते हैं ना, इसी तरह जब एब्डोमिनल में पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए ना, पेरिटोनियल फ्यूजन हो जाए, तो उसमें से जब हम फ्लूइड निकालते हैं उसको पैरासिंथेसिस एब्डोमिनल या एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह थॉरेक्स में भी ऐसा है। इट इज़ यूजुअली डन इन 7th 8th and 9th इंटरकॉस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन। नीडल को हम सुपीरियर टू रिब एट एन एंगल 45 टू स्किन हम इंसर्ट करते हैं, रिब के सुपीरियरली होता है, हाई इनफ टू अवॉइड कोलेटरल ब्रांचेस विद द पेशेंट इन अपराइट पोजीशन। फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन, हम उसको अपराइट पोजीशन में इसलिए खड़ा करते हैं ताकि फ्लूइड जो है वो कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस जो कि डायफ्राम के और कॉस्टल मार्जिन के दरमियान में होता है, इस तरह से होता है ना, कॉस्टल मार्जिन, लोअर मार्जिन, ये बीच में स्टर्नम है और ये दूसरी साइड का कॉस्टल मार्जिन है, तो ये कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस होती है। यहाँ पर फ्लूइड अपराइट पोजीशन में एक्यूमुलेट हो जाएगा और हम 7th 8th और 9th रिब को, जो कि इस लेवल पर होती हैं, हम उनको यहाँ पर इन्वेड करके इंटरकॉस्टल स्पेस में हम ये फ्लूइड निकाल सकते हैं। Needle is directed upward and passes through intercostal muscles and costal parietal pleura into pleural cavity, ठीक है। पहले आपको मसल्स को गुजारना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो इंटरकॉस्टल मसल्स, उसके बाद कॉस्टल parietal pleura, फिर आप प्लूरल कैविटी में चले जाएंगे, ठीक है। नीडल डायरेक्टेड अपवर्ड क्यों है, बिकॉज अगर आप रिब के सुपीरियर बॉर्डर पर, उन्होंने अभी पहले बताया कि नीडल इंसर्टेड सुपीरियर टू रिब, तो सुपीरियर बॉर्डर पे हम ऊपर वाली डायरेक्शन में नीडल को 45 डिग्री पर डालते हैं, नीचे नहीं डालते, क्योंकि नीचे आपके पास आर्टरीज वेन्स और नर्व्स वाली वो इंटरकॉस्टल पड़ी होती हैं और वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। उसके बाद है थोरेकोस्टमी। थोरेकोस्टमी क्या होता है, नीडल थोरेकोस्टमी एंड ट्यूब थोरेकोस्टमी। इसमें क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब डालते हैं। इस चेस्ट ट्यूब डालने का मकसद क्या होता है, इसमें भी हम प्लूरल एफ्यूजन को निकाल सकते हैं, यानी प्लूरल एफ्यूजन को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें नीडल से भी कर सकते हैं, ट्यूब से भी कर सकते हैं। चेस्ट ट्यूब इज इंसर्टेड इन 5th to 6th इंटरकॉस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन होती है जो एक्सिला के मिड से एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन ड्रॉ करें, उसको मिड एक्सिलरी लाइन कहते हैं। उसके अंदर 5th 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में हम चेस्ट ट्यूब डालते हैं। इसको भी सुपीरियरली डायरेक्ट करते हैं सर्वाइकल प्लूरा की तरफ टू रिमूव एयर, और इन्फीरियरली अगर डायरेक्ट करें तो फ्लूइड ड्रेनेज करते हैं, यानी एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और फ्लूइड नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होता है, तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने ड्रेन करना है आप इसकी डायरेक्शन रखते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल एंड ऑफ ट्यूब इज कनेक्टेड टू अंडर वाटर ड्रेनेज सिस्टम विद कंट्रोल्ड सक्शन। वहाँ पर सक्शन मशीन होती है जहाँ से फिर हम एयर या वाटर को सक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लूरिसी है। प्लूरिसी कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स की इन्फ्लेमेशन को, ठीक है, प्लूरा की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब इसमें भी एक्सुडेट ट्रांसुडेट का बताया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है, इसमें सिम्टम्स वही आएंगी, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फीवर, ड्राई कफ, इन्फ्लेमेशन में फीवर हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रिलीविंग पेन विद एनाल्जेसिक्स एज नेसेसरी एंड ऑल दैट। मतलब इसके बारे में आपको बस इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद है प्लूरेक्टमी, जिसमें हम पार्ट ऑफ प्लूरा को एक्साइज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और इसके अलावा एक और टर्म है प्लूरोडेसिस। इसमें क्या है, पेराइटल विजिटल प्लूरा में नॉर्मली एक पोटेंशियल स्पेस होती है ना, तो वो स्पेस खत्म हो जाती है और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू इरिटेटिंग पाउडर और एनी सिक्लेरोजिंग एजेंट। उसको हम इस कंडीशन को प्लूरोडेसिस कहते हैं। इसमें हम प्लूरेक्टमी परफॉर्म करते हैं टू प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस रिजल्टिंग फ्रॉम नीमोथोरेक्स एंड इफ्यूजन, ठीक है। इसमें हम जो है उस पार्ट ऑफ द प्लूरा को रिमूव कर देते हैं। बस इसके बारे में आपको टर्म्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नीमोथोरेक्स क्या होता है, एयर फिल्ड इन द प्लूरल कैविटी, और हीमोथोरेक्स में ब्लड होता है, हाइड्रोथोरेक्स में फ्लूइड होता है, जो कि प्लूरल इफ्यूजन और हाइड्रोथोरेक्स सेम ही टर्म्स हैं। हाइड्रोनीमोथोरेक्स जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, और इम्पाइमा कहते हैं पस फिलिंग को, प्रेजेंस ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी। ये टर्म्स आपको सिर्फ इसलिए पता होनी चाहिए ताकि ऑप्शंस में अगर ये आई हैं तो आपको इनकी नो हाउ हो कि ये क्या है, ताकि अगर आप एक्सक्लूड भी करें तो आपको समझो कि आप कौन से ऑप्शन को एक्सक्लूड कर रहे हैं।
उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर एक और टर्म है हीमोप्टिसिस। इट इज़ अ स्प्लिटिंग ऑफ ब्लड और ब्लड स्टेन स्पूटम डिराइव फ्रॉम लंग्स। उसकी जब पेशेंट को स्पूटम आ रही है विद द कफ, तो उसके वो ब्लड स्टेन्ड है, ठीक है, उसको हम हीमोप्टिसिस कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू ब्रोंकियल और पल्मोनरी हेमरेज इट कॉज द ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, निमोनिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको टर्म पता होनी चाहिए। अच्छा, लंग के क्लिनिकल्स में वही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मीडियास्टिनम के क्लिनिकल्स में अगर हम आएँ, तो मीडियास्टिनम में यहाँ पर मीडियास्टिनम के क्लिनिकल्स नॉर्मली पूछे नहीं जाते, आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आप ज़रूर देख कर जाएँ। जैसे इंजरी टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, ठीक है, ठीक है, इसमें रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी हो सकती है और उसकी वजह क्या क्या है? ब्रोंकोजेनिक और इसोफेजियल कार्सिनोमा, ठीक है, ब्रोंकाई का या इसोफेगस का कोई कार्सिनोमा है जो उसको इंजर कर सकता है। उसके अलावा आर्टीरियल एन्यूरिज्म है, एनलार्जमेंट ऑफ मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स हैं, थायराइड या पैराथायराइड सर्जरीज हैं, या उनकी एनलार्जमेंट है जो कि इसको कंप्रेस कर सकता है। उसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है वो है मीडियास्टिनल सिंड्रोम। और कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा क्या है? एओर्टा एबनॉर्मली कंस्ट्रिक्ट हो जाती है डक्टस आर्टेरियोसस वाले लेवल के बिल्कुल नीचे, जिसकी वजह से कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप हो जाती है एम्ब्रियोलॉजिकली अगर ऐसा हो तो। और उस कोलेटरल सर्कुलेशन की वजह से, क्योंकि वो कोलेटरल सर्कुलेशन चेस्ट वाली सर्कुलेशन होती है, तो रिब्स जो हैं वो थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स टॉर्चुअस हो जाती हैं वहाँ की। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है मीडियास्टिनल सिंड्रोम। मीडियास्टिनल सिंड्रोम होता है कि मीडियास्टिनम में कोई ट्यूमर, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से जो नियर बाय स्ट्रक्चर्स हैं वो अफेक्ट होने लग जाएँ, ठीक है, उनकी कंप्रेशन होने लग जाए। कंप्रेशन ऑफ मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स बाय एनी ट्यूमर गिव राइज टू अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिनको मीडियास्टिनल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो उसकी वजह से अपर हाफ ऑफ द बॉडी की वेन्स जो हैं वो डायलेट होने लग जाएंगी, ठीक है। ट्रेकिया पर प्रेशर पड़ेगा तो डिस्निया होगा, सांस लेने में मुश्किल होगी। इसोफेगस पर प्रेशर पड़ेगा तो डिस्फेजिया होगा, खाने पीने में मुश्किल होगी। अगर रिकरेंट लेफ्ट रिकरेंट लेंजियल नर्व इंजर हो सकती है तो लेरिंग्स के मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, आवाज़ ख़राब हो जाएगी, होर्सनेस आ जाएगी। फ्रेनिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो वो डायफ्राम को सप्लाई करी थी तो उस साइड पर डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। इंटरकोस्टल नर्व्स पर प्रेशर पड़ेगा तो पेन होगी, उसको हम इंटरकोस्टल नेरल्जिया कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम पर प्रेशर पड़ेगा तो वर्टिब्रल बॉडीज़ ख़राब हो सकती हैं। और इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं? कोई भी ब्रोंकाई का अगेन कार्सिनोमा हो सकता है, इसोफेगस का हो सकता है, थायरॉइड ग्लैंड इनलार्जमेंट हो सकती है, या कोई मीडियास्टिनल लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट हो सकती है, आर्टीरियल एन्यूरिज्म हो सकता है, ठीक है, एंड दैट वाज द कॉजेज़ ऑफ इट। उसके बाद है पेरिकार्डियम के क्लिनिकल्स। इसमें है पेरिकार्डाइटिस जिसमें इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है जिसमें इसमें फ्लूइड फिल हो जाता है, या एयर फिल हो सकती है, या ब्लड फिल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा उस फिल होने की वजह से जब वो बहुत ज़्यादा हो जाए कि वो हार्ट को इतना कंप्रेस करे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो सके, उस कंडीशन को हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं, ठीक है। ये इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, उसको निकालने को हम पेरिकार्डियोसिंथेसिस कहते हैं उस प्रोसीजर को, ठीक है। उसके बाद हार्ट के क्लिनिकल्स हैं। हार्ट के क्लिनिकल्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है, जिसमें डक्टस आर्टेरियोसिस जो है नॉर्मली वो बंद हो जाता है, बट इसमें वो परसिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? परसिस्टेंट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इसमें क्या होता है कि एओर्टा का जो एओर्टा के अंदर बहुत हाई प्रेशर ब्लड होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर लो प्रेशर ब्लड होता है। तो इसमें चूंकि एक शंट वो है जो डक्टस आर्टेरियोसिस जिसने खत्म होना था वो नहीं हुआ, तो एओर्टा का हाई प्रेशर ब्लड जब पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जाता है तो वहाँ पल्मोनरी हाइपरटेंशन करता है, विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। उसके बाद है कार्डियक पेन। इट इज़ एन इस्कीमिक पेन, जो एमआई की पेन भी जिसको हम कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ कोरोनरी आर्टरी। एक्सॉन्स ऑफ पेन फाइबर्स कन्वेड बाय द सेंसरी सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व्स, दे रीच थोरेसिक और 1 और थोरेसिक 5 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी T1 से T5 तक स्पाइनल सेगमेंट्स के अंदर हार्ट की पेन जाती है। एंड उसकी जो रेफरल पेन है वो फील होती है मीडियल साइड ऑफ आर्म पर, फोर आर्म पर, अपर पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ चेस्ट on the left side, ठीक है। दो द पेन इज यूजुअली रेफर टू द लेफ्ट साइड, इट में इवन बी रेफर टू द राइट आर्म, जॉ, एपिगैस्ट्रिक और बैक, ठीक है। राइट में भी बहुत रेयर केसेस में हो जाती है। उसके अलावा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स वो एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। एमआई का अच्छा, उसके बाद है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी बाईपास में क्या फ़र्क है? कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, एंजियो ब्लड वेसल्स को कहते हैं, इसमें हम एंजियोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, एक करते हैं एक ब्लड वेसल की, ठीक है। यानी कि हम उसके अंदर एक नैरोड, जो कोरोनरी आर्टरी नैरोड हो चुकी है उसको वाइडनिंग करते हैं, ठीक है। और या फिर वो वाला जो सेगमेंट है उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय अनदर पार्ट ऑफ द आर्टरी, ठीक है। और ये हम कैसे करते हैं? इट इज़ परफॉर्म बाय पेरिफेरल इंट्रोडक्शन ऑफ अ बलून टिप कैथेटर एंड डायलिटेशन ऑफ ल्यूमिन ऑन विड्रॉल ऑफ द इन्फ्लेटेड कैथेटर टिप, ठीक है। और फिर हम थ्रोम्बोकाइनेज भी पेशेंट को देते हैं ताकि ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो डिजॉल्व हो सकें। उसके बाद कोरोनरी बाईपास क्या है? इसमें हम एक सेक्शन ऑफ वेसल को कनेक्ट कर देते हैं दूसरे सेक्शन ऑफ वेसल से जहाँ पर ब्लॉकेज है, ताकि एक बाईपास रूट प्रोवाइड हो जाए, अल्टरनेट रूट प्रोवाइड हो जाए ताकि ब्लड वहाँ पर जा सके उस एरिया ऑफ हार्ट पर, ठीक है। इसमें हम
between the aorta and the coronary artery, distal to an obstruction in the coronary artery, shunting blood from aorta to coronary arteries। यानी लेट सपोज अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊँ तो ये अगर aorta है, ये उससे coronary arteries निकल रही हैं और यहाँ पर coronary artery का ब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, शंट लगा देते हैं जो कि aorta से ब्लड को इस पार्ट पर एक ऑल्टरनेट पाथ के जरिए से ले आता है और हार्ट के उस पार्ट को ब्लड सप्लाई होने लग जाता है। इसमें हम ग्रेट सेफनेस वेन को यूज़ करते हैं because it has diameter almost equal to coronary artery, easily dissected, it offers lengthy portion with minimum walls। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस, इसे हम चेस्ट पेन कहते हैं, चेस्ट पेन को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स आप पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको डिटेल याद करने की ज़रूरत इसकी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाले क्लिनिकल्स हैं ये भी फिजियोलॉजी के हैं, ये आपके एनाटॉमी के एग्जाम में नहीं आएंगे, दैट्स वाई इनको यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। एक लास्ट ये क्लिनिकल लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि डैमेज टू वन ऑफ द बंडल ब्रांचेस रिजल्ट्स इन बंडल ब्रांच ब्लॉक in which systole occurs normally।